verification of trademarks. What verification of trademarks and copyrights? So for doing the verification of trademark and copyrights, all points will be similar, same जो आपने पीछे पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि रिकॉर्ड वेरीफाई करना. ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल डू व्हाट? वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, वेरीफाई द वैल्यूएशन चेक करेगा उसका, उसको वेरीफाई करेगा वैल्यूएशन को, ठीक है, और वेरीफाई द डिस्क्लोजर. क्या? वेरीफाई द डिस्क्लोजर. तो ये सारे पॉइंट्स आपने पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है. मालूम पड़ा? सिर्फ इधर किससे रिलेटेड आ गया? ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट से. और एक पॉइंट एक्स्ट्रा क्या कि वेरीफाई क्या करेगा? ओनरशिप. व्हाट? वेरीफाई दी ओनरशिप. तो रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड्स तो वेरीफाई करना ही है. ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स ड्यूली साइंड बाय द रिस्पांसिबल ऑफिसर. वो रिकॉर्ड सब चेक करेगा, बराबर है कि प्रॉपर एंट्री है कि नहीं, शेड्यूल क्या है, पूरा शेड्यूल चेक करेगा ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स का, और वो भी ड्यूली साइंड बाय द रिस्पांसिबल ऑफिसर. ओके, मालूम पड़ा? And capitalize the same and confirm that all of them are shown in the balance sheet. तो जो रिकॉर्ड्स है, जो भी अपना ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, उसका जो भी एंट्रीज है और जो भी एसेट का वैल्यूएशन है, वो सब आपने बैलेंस शीट में शो किया है कि नहीं, पूरा रिकॉर्ड वेरीफाई करना. जैसा हमने पढ़ चुके, जैसा आप पढ़ चुके पहले भी. ओनरशिप, वेरीफाई द ओनरशिप, वो आपके ओनरशिप में है कि नहीं, उसके लिए वो रिटन एग्रीमेंट भी एग्जामिन करेगा इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स. राइट है, मालूम पड़ा? तो वो एग्रीमेंट भी चेक करेगा, रिटन एग्रीमेंट, कि वो उस पे आपका ओनरशिप है कि नहीं. और जो भी ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स है हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड है कि नहीं. रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए, बराबर है. तो रजिस्टर्ड होगा तो ओनरशिप नॉर्मल सी बात है आपका रहेगा, और कोई कॉपी भी नहीं कर सकता फिर. सो इंश्योर दैट ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड. एग्जिस्टेंस वेरीफाई करेगा. थर्ड पॉइंट क्या था अपना? देखो, वेरीफाई रिकॉर्ड्स, वेरीफाई ओनरशिप. कॉमन पॉइंट्स है, याद रखो. ओनरशिप, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, राइट. वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट्स बाय रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑडिटर एंड पेमेंट ऑफ रॉयल्टी मेड. बराबर है. कॉपीराइट्स है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो चेक करेगा. लीगल लाइफ ऑफ द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स चेक करेगा, बराबर है. अब पता चला कि वो ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स का लाइफ एक्सपायर हो चुका है, फिर भी आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, ऐसा नहीं, वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना. तो उसका लाइफ चेक करेगा, लीगल लाइफ क्या है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, राइट. वो पूरा वेरीफाई करेगा. वेरीफाई द एग्जिस्टेंस. वैल्यूएशन चेक करेगा. क्या बेटा? वैल्यूएशन मींस सी दैट वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड प्रॉपरली. जो भी वैल्यू होगा वो डिटरमाइंड होना चाहिए प्रॉपरली, एंड द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स हैव बीन कैपिटलाइज्ड. प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए. और अगर आपने कुछ भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स के लिए कुछ भी खर्चा किया है, कॉस्ट इनकर्ड किया है, तो वो क्या होगा? वो कैपिटलाइज्ड होगा ना. उसके लिए किया है, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स के लिए, तो कैपिटलाइज हो जाएगा. दैट विल बी कैपिटलाइज, दैट इज योर असेट, राइट. एंड अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा, इंश्योर दैट द अमाउंट पेड फॉर बोथ. अब दोनों क्या है बेटा? कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क बोथ आर इंटेंजिबल असेट. यू नो दैट both are what beta? Intangible assets. So wo is properly amortized having regard to appropriate legal and commercial consideration. तो intangible assets है तो properly valued होगा, properly valuation होना चाहिए, और properly वो amortize भी होना चाहिए. उसको कैसा amortize करना है वो सब आपका, बराबर है. क्या valuation है, किसके बेस पे amortize कर रहे हो, क्या कौन सा सिस्टम है, क्या लीगल लाइफ है, एवरीथिंग यू हैव टू चेक इट, एवरीथिंग यू हैव टू वेरीफाई इट, बराबर. और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब तो पता है कि भाई अब डिस्क्लोजर किधर होगा? ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स है तो इसके लिए क्या, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट्स, बराबर है. सो AS 26 रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर. और जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, राइट है, पार्ट 1 शेड्यूल 3 जो भी बोलता है कैरो 2016, उसके हिसाब से आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं. अब ये कहाँ जाता है बेटा? ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स बैलेंस शीट में. आपका नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में जो सब हेड रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी टेंजिबल, टेंजिबल के नीचे इनटेंजिबल. तो इनटेंजिबल के अंदर आपको इसको शो करना है. और जो भी राइट ऑफ हुआ है, अमोर्टाइज हुआ है, उसका वैल्यू भी आपको प्रॉपरली पीएनएल में डेबिट करना है. फिर उतना आपके बैलेंस शीट से कम हो जाएगा एवरी ईयर. तो वो उसका प्रोविजन, उसका जो भी है सिस्टम प्रोविजंस, उसको प्रॉपरली आपने वैल्यू किया है कि नहीं, दिखाया है कि नहीं, क्या लीगल लाइफ है, एवरीथिंग शुड
टेकन इनटू कंसिडरेशन, बराबर है, मालूम पड़ा, शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो वेरीफाई करते टाइम पे ये सारी चीजें ध्यान देगा ऑडिटर, ठीक है। तो याद रखना कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स में क्या रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। तो 4 पॉइंट तो देखो कॉमन है, सिर्फ ओनरशिप इधर क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है, नॉर्मल सी बात है। तो याद रखना क्या क्या, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, बराबर है, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। क्या, रिकॉर्ड्स, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। तो ये पॉइंट्स याद रखो भाई, राइट है। अब क्या हो गया, वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द ओनरशिप, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, verify the valuation and verify the disclosure. Verification of patents and know-how. So verification of patents and know-how means patents and know-how क्या है, intangible assets. तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करेगा ऑडिटर, सबसे फर्स्ट क्या करेगा वेरीफाई करते टाइम पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डेवलपमेंट। वो पेटेंट्स आपने एक्वायर किया है, मींस परचेज किया है, या कि खुद से डेवलप किया है, राइट। तो पेटेंट्स जो भी आपने एक्वायर किया या डेवलप किया, उसका कॉस्ट क्या है, उस पर आपने रिकॉर्ड किया है कि नहीं, उसका कॉस्ट क्या है। अगर आपने एक्वायर्ड किया है तो उसका एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट है कि नहीं। अभी आपने किसी से खरीदा है तो उसका एग्रीमेंट है कि नहीं, एग्रीमेंट परचेज विद द वेंडर है कि नहीं, वेरीफाई करेगा एग्रीमेंट और परचेज विद द वेंडर। अगर आपने खुद से डेवलप किया है, इन हाउस डेवलप किया है, तो ऑडिटर शुड वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कितना कॉस्ट गया है उसके डेवलपमेंट के लिए, फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, वो सब वेरीफाई करेगा ऑडिटर, काम है भाई उसका। फिर अब इनटेंजिबल असेट्स है पेटेंट और नो हाउ, तो एक सिस्टम से वो राइट ऑफ होता है, बराबर है, लीगली। तो राइट ऑफ के लिए पेटेंट शुड बी रिटन ऑफ ओवर देयर लीगल पीरियड ऑफ वैलिडिटी और देयर वर्किंग लाइफ, बराबर है। पेटेंट क्या होगा, पेटेंट शुड बी रिटन ऑफ ओवर देयर लीगल पीरियड ऑफ वैलिडिटी और देयर वर्किंग लाइफ, विच एवर इज शॉर्टर। लीगल पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है या उसकी वर्किंग लाइफ क्या है, दोनों में से जो कम रहता है उसके बेसिस पे वो क्या होता है, राइट ऑफ होता है बेटा, ठीक है। जैसे अभी पेटेंट्स है 5 साल का, 5 साल में उसको राइट ऑफ करना है, 5 ईयर्स में 10 लाख का पेटेंट है, तो उसको एवरी ईयर अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 लाख पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा, 2 लाख राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर में तो ठीक है 10 लाख, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, बराबर, ऐसे आपका कम होते जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में 8 लाख दिखेगा, फिर उसके बाद 6 लाख दिखेगा, फिर आपका 4 लाख दिखेगा। तो 5 ईयर्स तक, 5 ईयर्स के बाद वो पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं, करेक्ट, मालूम पड़ा। अगर आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही खरीदा है या डेवलप किया है, तो एंड ऑफ द ईयर में 2 लाख राइट ऑफ हो जाएगा, एक साल खत्म हुआ 2 लाख राइट ऑफ हो गया, मालूम पड़ा कि नहीं, लाइक दैट। तो राइट ऑफ क्या, राइट ऑफ करना है, कैसे राइट ऑफ करना है, उसका लीगल पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है या वर्किंग लाइफ कितनी है, उसके बेसिस पे जो शॉर्टर पीरियड है वो लेना है आपको। जैसे लीगल पीरियड ऑफ वैलिडिटी, देखो जैसे लीगल पीरियड ऑफ वैलिडिटी कितनी है उसकी, 12 ईयर्स, बट उसकी वर्किंग लाइफ है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में ही आपको राइट ऑफ करना है, समझा। तो इसलिए जो भी राइट ऑफ होगा वो रीजनेबल होना चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए, रीजनेबल। ऑडिटर ये सब देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है, कहीं उसने ज्यादा राइट ऑफ तो नहीं किया, एक्सेस रिटर्न ऑफ तो नहीं किया, एक्सेस अमाउंट रिटर्न ऑफ तो नहीं किया। अब पेटेंट्स है उसका, अभी समझ लो ये पेटेंट्स या नो हाउ है, अभी एक्सेस अमाउंट राइट ऑफ कर दिया, करना था 2 लाख, राइट ऑफ कर दिया 4 लाख, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कम हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, बट एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कम नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कम दिखा रहे हो, मतलब इधर सीक्रेट रिजर्व कर रहे हो एक तरह से, सीक्रेट रिजर्व, याद है ना, पढ़ाया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, याद रखना। तो ये सब वेरीफाई करेगा। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर वाइट रिवाइज शेड्यूल 3 में किधर भाई, पेटेंट नो हाउ क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है, तो किधर जाएगा, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में भी क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेड रहेगी। पहला तो मेन हेड क्या हो गया आपका, नॉन करंट असेट, फिर उसमें सब हेड क्या रहेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको पहले क्या बोलते थे हम लोग, फिक्स्ड असेट, बराबर है। ये सिर्फ किसमें लिखने का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फिक्स असेट ही लिखना है, ठीक है, उधर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिधर शेड्यूल 3 फॉलो होता है कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस के लिए बनता है, वर्टिकल फॉर्मेट,
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स मेन हेड, उसमें सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज फिक्स्ड असेट, एंड उसमें भी इनटेंजिबल असेट्स में आ जाएगा, बराबर। फिर इनकम टैक्स के हिसाब से अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ पेटेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड लिमिट्स। जो डिडक्शन है फॉर कॉस्ट ऑफ पेटेंट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, प्रिस्क्राइब, जो रूल्स और लिमिट्स है वो उसके हिसाब से होना चाहिए, राइट। सो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ पेटेंट, जो डिडक्शन होता है कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स का, इज सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड लिमिट्स. So auditors should note the effect of these provisions while computing the liability for income tax for the year. तो ठीक है, अभी देखो आप अगर राइट ऑफ कर रहे हो, डिडक्शन कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ पेटेंट में से हटा रहे हो, तो पीएनएल के डेबिट में जा रहा है. पीएनएल के डेबिट में जो आइटम जाएगा उससे क्या होगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, पता है ना भाई. पीएनएल के डेबिट में दिखाएगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, राइट. बट वो भी कितना दिखाए उसका भी एक लिमिट है. डिडक्शन फॉर कॉस्ट ऑफ पेटेंट इज सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब रूल्स एंड लिमिट्स. तो वो लिमिट्स के हिसाब से, वो लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी लीगल प्रोविजंस है, टैक्स का प्रोविजन है, उसके हिसाब से आपने फॉलो किया है कि नहीं व्हाइल कंप्यूटिंग द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर. वो सब ऑडिटर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा, लाइक दैट. ठीक है. तो पेटेंट्स के लिए क्या इनकम टैक्स में प्रोविजन है, नो हाउ के लिए क्या प्रोविजन है, वो प्रोविजन आपने फॉलो किया है कि नहीं फॉर कैलकुलेटिंग द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर, राइट. सो याद रखना बच्चे लोग, तो पेटेंट्स और नो हाउ का वेरिफिकेशन करते टाइम पे ये सारी चीजें ऑडिटर को वेरीफाई करनी है. क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डेवलपमेंट, राइट ऑफ, बराबर है, और उसके बाद डिस्क्लोजर, वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर पता ही है, नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें भी इंटेंजिबल असेट्स, और इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो भी डिडक्शन है वो आपको शो करना है, राइट. सो ये 4 पॉइंट याद रखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और डेवलपमेंट, देन राइट ऑफ्स, देन डिस्क्लोजर, एंड देन इनकम टैक्स. बराबर, क्लियर, लॉक कर दो, याद रहेगा ना. ओके. Verification of plant and machinery. So first point in verification of plant and machinery is what? Review of internal control. Auditor will check what कैसा internal control system है. Auditor should study and review the system of internal control relating to what? Acquisition and use of plant and machinery. Internal control system कैसा है, बराबर है. internal control system बता चुका पहले भी क्या है, पूरा कंपनी का सिस्टम कैसा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जाता है, परचेस किया जाता है, तो रिकॉर्डिंग, एंट्री, क्या प्रोसेस है, कैसा अप्रूवल होता है, यूज क्या है, एवरीथिंग, पूरा जो भी एनवायरनमेंट है एंटिटी का, कैसा सिस्टम है उसका, किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, वो पूरा चेक करेगा. उसके बेस पे वो वॉक थ्रू टेस्ट कर सकता है, बराबर है, वॉक थ्रू टेस्ट, कि हाँ भाई ऐसा सिस्टम है, मतलब हो सकता है कि फ्रॉड हो या ना हो, या एरर हो या ना हो. अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो ऑडिटर को खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर है. बट अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो ऑडिटर को भी कम टेंशन रहेगा. चलो भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग है, अपने को टेंशन कम रहेगा, अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा वेरीफाई, ज्यादा मतलब चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. फिर इसमें इंटरनल कंट्रोल देखो, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते टाइम पे वो देखेगा कि कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं. प्लांट एंड मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल है कि नहीं. देयर शुड बी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय मींस ऑफ कैपिटल बजट. तो उसका क्या सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए मीटिंग्स हो रही है, उसके लिए रिजोल्यूशन पास होता है कि नहीं, एवरीथिंग इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए. ऐसे नहीं मूड भरा, अरे मशीन खरीदना है चलो खरीद लो, ऐसा नहीं होता भाई. मशीनरी क्या छोटा मोटा अमाउंट है, it's a capital expenditure, it's big investment, it's a big investment, so we have to think about it, we have to do the financial management, we have to do the capital budgeting. समझा. तो उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या मीटिंग्स है, मतलब मीटिंग्स क्या हो रही है, कौन अप्रूव कर रहा है, एवरीथिंग, क्योंकि टॉप लेवल इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. तो वैसा सिस्टम है क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. रिकॉर्ड्स देखना है कि द कंसर्न शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स. जो कंपनी है, जो बिजनेस है, बिजनेस वो मेंटेन करना चाहिए क्या बेटा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, राइट, टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ इट्स मशीनरी.
प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो अपने मशीनरी के डिटेल्स को रिकॉर्ड कर सके. Possession and use, there should be proper procedure to control possession, custody and use of the machineries to ensure that no machinery is misappropriated or misused. Possession and use, अभी आपका पोजेशन है, ठीक है, और वहां प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए टू कंट्रोल पोजेशन. ऐसा नहीं कंपनी की मशीनरी है तो कोई और यूज कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है या मिस यूज हो रहा है, ऐसा नहीं. मिस अप्रोप्रिएट या मिस यूज नहीं होना चाहिए. कंपनी से रिलेटेड ही जो बिजनेस है उससे रिलेटेड उसका यूज होना चाहिए. मिस अप्रोप्रिएशन या मिस यूज नहीं होना चाहिए. उसके लिए क्या सिस्टम है, कैसा प्रोसीजर है, सब कुछ देखेगा. वो सब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है ना बेटा. सो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में याद रखना क्या, कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिकॉर्ड्स चेक करेगा, राइट. फिर पोजीशन एंड यूज, करेक्ट. नाउ सेकंड वन इज व्हाट, स्क्रूटिनी ऑफ लेजर अकाउंट. फिर लेजर अकाउंट का स्क्रूटिनी करेगा, चेक करेगा. ऑडिटर शुड स्क्रूटिनाइज द लेजर अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू असर्टेन द मेजर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेजेस. व्हाई? टू असर्टेन मेजर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेजेस क्या है, सेल्स क्या है, बराबर है. वो लेजर अकाउंट चेक करेगा प्लांट एंड मशीनरी का, कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, बराबर है. अब मशीनरी आप सेल भी कर देते हो ना, कि अगर उसका वर्किंग लाइफ खत्म हो गया तो उसके बेस पे आप क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो. परचेज, सेल क्या है, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग. वो लेजर अकाउंट भी क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा. कौन? यस, ऑडिटर. लीगल ओनरशिप देखेगा कि भाई जो मशीनरी है उसके लीगल ओनर आप ही हो ना भाई, कोई दूसरा तो नहीं है, ठीक है. तो ऑडिटर शुड कंफर्म दैट द मशीनरीज आर लीगली ओन्ड बाय द कंसर्न, whether it is purchased or fabricated. परचेज किया है, आउटसाइडर से खरीदा है, तो इनवॉइस रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो चेक करेगा कि आपने परचेज किया है तो आपका ओनरशिप होगा ना, वो सब देखेगा ना डॉक्यूमेंट्स, तो परचेज किया है कि नहीं, खाली बेवकूफ बना रहा है. फैब्रिकेटेड मतलब अगर आपने वो मशीन बनाई है कंपनी में ही तो उसका क्या सर्टिफिकेट क्या है, एक्सपर्ट वैल्यूअर लगा होगा, चार्टर्ड इंजीनियर लगा होगा बनाने के लिए, ठीक है. तो उसका कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन देखेगा, बनाने के लिए क्या कॉस्ट गया, बराबर है. उसके बेसिस पे ओनरशिप आपकी होगी, तो वो सब चेक करेगा. वैल्यूअर का भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो भी चेक करेगा, मशीन बनाने में क्या कितना खर्चा गया आपका, राइट है. उसके बेस पे ओनरशिप आपका डिसाइड होता है, ठीक है, कि आपने बनाया है तो उसका कॉस्ट कितना है, आपने उतना कॉस्ट आपने दिखाया है कि नहीं. तो बनाया है, सबको पेमेंट किया है, मतलब आपका ओनरशिप है, लीगल ओनरशिप इज देयर. और कहीं वो मशीनरी, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन. जो मशीनरी आपने खरीदा या बनाया है तो ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर द मशीनरीज आर सब्जेक्ट टू एनी चार्ज, लियन और इनकम्बरेंसेस. कहीं वो मशीन को आपने मॉर्गेज पे तो नहीं रखा है, सिक्योरिटी पे तो नहीं रखा है, उस मशीन को सिक्योरिटी पे रख के आपने कुछ लोन तो नहीं लिया है, उस मशीनरी को आपने चार्ज पे तो नहीं रखा है, क्योंकि वो चार्ज पे रख दिया तो ओनरशिप पता है ना, उसमें डाउटफुलनेस हो जाएगा. फिर अगर आप लोन का डिफॉल्ट करोगे तो वो मशीन सामने वाला लेके जाएगा. तो वो भी देखना है कि मशीन पे कोई सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन और इनकम्बरेंसेस, मतलब वही सिक्योरिटी पे दिया है, बाहर हो गया ना यार, टेंशन हो गया, बराबर. सो ही शुड चेक द लोन डॉक्यूमेंट. तो उसको लोन डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, कितना आपने मशीन के ऊपर लोन लिया है, मशीन का सिक्योरिटी देके कितना लोन लिया है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, बराबर है, रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग्स का इन दिस रिगार्ड. लोन लिया है तो भाई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ना. अभी आप मशीन को सिक्योरिटी पे लेके लोन लेगा तो उसका क्या होना चाहिए, पूरा प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, उसमें रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, शेयर होल्डर्स मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, समझे कि नहीं. रजिस्टर ऑफ चार्जेस में आपको सब कुछ दिखाना है कि भाई हाँ ये सिक्योरिटी पे दिया, ये मशीनरी हमारी चार्ज पे है, राइट. सो ये सारे वेरिफिकेशन करते टाइम पे आपको ध्यान देना है, समझा. वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑडिटर को वेरीफाई करते टाइम पे he or she should take into consideration all these points, करेक्ट. तो क्या क्या हो गया, फर्स्ट रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल जिसमें 3 सब पॉइंट्स था, क्या, कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, देन रिकॉर्ड्स एंड देन पोजीशन एंड यूज, ओके. देन स्क्रूटिनी ऑफ लेजर अकाउंट्स, यस वेरी गुड प्राची, स्क्रूटिनी ऑफ लेजर अकाउंट्स. देन लीगल ओनरशिप, लीगल ओनरशिप में भी परचेज है कि फैब्रिकेटेड है और सब्जेक्ट टू चार्ज और लियन, करेक्ट. तो इतना अच्छे से रिवाइज करना. फिर वैल्यूएशन कैसे करना है, वैल्यूएशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके, क्लियर. तो एवरीवन डू योर